हेलो दोस्तों, डिस्कस करते हैं आज की इस एग्जाम बूस्टर सीरीज के अंदर हम क्वांटम के कुछ न्यू क्वेश्चंस जो कुछ क्विज में आपके नेक्स्ट टाइम में रिमेनिंग रह गए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, डिस्कस करेंगे सभी को वन बाय वन, कंटिन्यूसली देखते रहिएगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिएगा, क्या था? इफ y इज इक्वल टू 0.5 fa plus 0.8 fb is a normalized molecular orbital of a diatomic molecule AB constructed from Fa and Fb which are also normalized. The overlap integral between Fa and Fb is, आपको क्या पूछा है? ओवरलैप इंटीग्रल। आपको दिया गया ये MO मोलिकुलर ऑर्बिटल किस डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए दिया गया है आपको ये वाला। तो ध्यान से देखिएगा किस प्रकार से आपको सोल्व करता है, क्या इसका ओवरलैप इंटीग्रल का क्या मीनिंग है, वो सब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं फिर कह रहा हूं, यदि ये क्वेश्चन गेट का होता तो कैसे आएगा? गेट में ज्यादातर ये सवाल पूछा जाता है, आपसे पूछा ही जाता है, इस चीज में ध्यान दीजिएगा। और नेट में भी पूछेगा तो कैसे पूछेगा? एक ऑप्शन में आप लोगों के लिए यहाँ पर बना देता हूं, ऑप्शन नंबर ई, जिसका आंसर होगा आपका 0। ठीक है, क्यों बनाना उसका मतलब मैं समझाता हूं आपको, समझिएगा। डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए एमो डायग्राम का ये आपको फंक्शन दे रखा है, y इज इक्वल टू 0.5 f एक फंक्शन है, 0.8 fb एक फंक्शन है। ठीक है, आपको क्या ध्यान देना है कि फंक्शन के आगे जो कांस्टेंट है 0.5 और 0.8, इनको मैं कह सकता हूं c1 और इसको कह सकता हूं मैं c2। तो ध्यान दीजिएगा, एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि c1 और c2 के स्क्वायर का सम c1 के स्क्वायर प्लस c2 के स्क्वायर का सम यदि 1 आता है तो आपका जो s मींस ओवरलैप इंटीग्रल का मान ऑलवेज कितना होगा? 0 होगा। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप ये चेक कर लीजिएगा कि क्या इसका वैल्यू 0 है क्या। यदि चार ऑप्शन में आपको 0 भी इंक्लूड करके दे तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन को वहीं चेक कर लेना है कि जो आपको कांस्टेंट आगे दिया गया है fa के आगे और fb के आगे, यदि एक साथ fc भी होगा तो उसके आगे फिर कांस्टेंट होगा। तो आपको क्या ध्यान देना है कि जो आपके आगे कांस्टेंट है, कोफिशिएंट है, इन कोफिशिएंट का स्क्वायर का सम यदि 1 आ रहा है, इट मींस उसके लिए ओवरलैप इंटीग्रल का मान कितना होगा? 0 होगा। सबसे पहले स्टेटमेंट ये याद रखिएगा, इससे आप ये चेक कर लीजिएगा। यदि ऐसा है तो आपको पता लग जाएगा कि इसका 0 आ रहा है। यदि ऐसा नहीं है, इसका मतलब ओवरऑल कुछ एक से कम या ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि आपका रिजल्टेंट s जो है ओवरलैप इंटीग्रल, ये कुछ ना कुछ मान यहां पर रखता है। वो क्या रखेगा वो अब हम फॉर्मूले के थ्रू चेक कर लेंगे। तो सबसे पहली जो चीज थी वो आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर है यहां तक? अब मैं बात करता हूं इसका मेन कंसेप्ट। मेन कंसेप्ट में क्या करना है कि ये जो आपको दिया गया है, इसके थ्रू फॉर्मूले के थ्रू आपको ओवरलैप इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। ओवरलैप इंटीग्रल फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? मैं कहूं कि c1 दे रखा है, तो c1 का यदि स्क्वायर करता हूं, c1 का स्क्वायर करता हूं तो ये प्रोबेबिलिटी कहलाएगी 1 की। यदि c2 का स्क्वायर करता हूं तो ये प्रोबेबिलिटी कहलाएगी c2 की। इसका मतलब c1 का स्क्वायर प्रोबेबिलिटी फर्स्ट की कहलाएगी और c2 का स्क्वायर प्रोबेबिलिटी आपकी क्या कहलाएगी? सेकंड वाले की प्रोबेबिलिटी कहलाती है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है आपकी? 1 होती है। चलिए, अब इसी को मैं टारगेट लेता हुआ आपके सामने डिस्कस करूंगा। अब उसको 1 बाय 1 आप समझिएगा। चलिए, अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि आपको फाइंड आउट करना है ओवरलैप इंटीग्रल। यदि इसका वैल्यू 0 नहीं आ रहा है तो क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है? हमेशा ध्यान दीजिएगा क्या फॉर्मूला रहता है उसका। फॉर्मूला होता है आपका P इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी c1 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर प्लस 2 c1 c2 s इज इक्वल टू 1। c1 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर प्लस 2 c1 c2 s इज इक्वल टू 1। मतलब प्रोबेबिलिटी क्या है? ओवरऑल 1 रहेगी ही 1 रहेगी। आपको पता है ओवरऑल प्रोबेबिलिटी 1 ही हो सकती है मैक्सिमम। तो आपको ये ध्यान में रखना है, c1 आपका कॉन्फिडेंस ये है कोएफिशिएंट, c2 आपका कोएफिशिएंट ये है, s यहां पर ओवरलैप इंटीग्रल है। सिंपल आपको डाटा रखना है। डाटा रखोगे तो आप देखिए c1 का स्क्वायर मतलब 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.8 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0.5 इंटू 0.8 इंटू s इज इक्वल टू 1। 0.5 का स्क्वायर मतलब 0.25, 0.8 का मतलब 0.64 प्लस 2 इंटू 0.5 इज 1, 1 का कोई करेगा 0.8 से तो 0.8
इंटू एस निकल के आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 1। इसका करोगे तो कितना हो जाएगा 0.25 और 0.64 कितना हो जाएगा 0.89, 0.89 प्लस 0.8 एस इज इक्वल टू 1। ये इधर लेके आऊंगा तो क्या बचेगा आपका 0.8 एस इज इक्वल टू 1 माइनस 0.89, तो ये क्या बचेगा आपका 0.11, किसके इक्वल 0.8 एस के। एस हमको फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे 0.11 डिवाइडेड बाई 0.8, तो आप s का 0.11 डिवाइडेड बाई 0.8 करोगे तो जीरो क्या आ जाएगा 0.1375 ये आपका क्या आ रहा है, यहां पर s का वैल्यू निकल के आ रहा है, जो आपका क्या कहलाता है ओवरलैप इंटीग्रल। क्या कहलाएगा ओवरलैप इंटीग्रल, तो एस है ओवरलैप इंटीग्रल, इसका रिजल्टेंट कितना निकल गया 0.1375। ऑप्शन चेक कीजिए, आपको पता लग जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया कि जब मैं बात करता हूं एमओटी, एचएमओटी के थ्रू की बात कर रहा हूं मैं, एचएमओटी को काम में लेते हुए ये फॉर्मूला आपका निकलता है किसका ओवरलैप इंटीग्रल फाइंड आउट करने का। अब ये तब जब आपसे ओवरऑल इंटीग्रल पूछा है किसका एफ और एफ बी के कॉमन का, यदि आपसे पर्टिकुलर वन का पूछता ये तो आपका आंसर निकल गया, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब मैं आपसे बात करता हूं, इसके अंदर एक एक्सप्रेशन है, उस एक्सप्रेशन में क्या है उसको समझिएगा। मान लीजिए आपको ये ना दे करके आपको क्या दे, यहां पर वो आपको पूछे पर्टिकुलर किसी एक का, क्या मतलब है उसको समझिएगा। देखिए आपसे पूछे कि यहां पर मुझे केवल पी ए वाले के लिए बता दीजिए, मतलब ए वाले का मतलब केवल इस आगे वाले का फाइंड आउट करवाए, तो आपको मतलब हो गया P1 बोलूंगा, और P1 के लिए क्या फॉर्मूला होता है आपका C1 का स्क्वायर प्लस C1 C2S इज इक्वल टू 1। फिर ओवरलैप इंटीग्रल पूछे तो आप यहां पर निकाल सकते हैं, C1 आपको पता है, C2 आपको पता है, S निकाल सकते हैं, लेकिन कब जब आपसे पूछे P1 मतलब पूछे एफ ए के लिए क्या इंटीग्रल निकलेगा, एफ बी के लिए पूछेगा तो आप लिखेंगे P2 इज इक्वल टू C2 का स्क्वायर प्लस C1 C2S इज इक्वल टू 1। ये एक्सप्रेशन ध्यान दीजिए, कब टू काम में लेना है कब टू काम में नहीं लेना। क्लियर है यहां तक? इस प्रकार से आप ये सोल्व कर सकते हैं। वेराइटी आपको डिफरेंट डिफरेंट आगे डिस्कस करेंगे क्विज के थ्रू, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, तो कंटिन्यूसली बने रहिएगा। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ऑप्शन नंबर बी 0.137 इज द करेक्ट आंसर। अब मैं डिस्कस करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। द ऑपरेटर डी बाई डी एक्स प्लस एक्स माइनस डी बाई डी एक्स प्लस 1 इज, क्या हर्मिएशन है, एंटी हर्मिएशन है, बोथ है या नन ऑफ दीज है, आपको फाइंड आउट करना। ये ऑपरेटर आपको दिया गया है, तो आपको पता है किसी भी ऑपरेटर की हर्मिसिटी को आपको पता करना है, तो मैंने कहा एडजेंट उसके ऊपर लगा दीजिए, जैसे एडजेंट लगाएंगे आप उसको इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। ये मैं कहूंगा एक पूरा ऑपरेटर क्या है, ये आपका ए है। क्या है ये ऑपरेटर आपका डी बाई डी एक्स प्लस एक्स, फिर आपका क्या है माइनस डी बाई डी एक्स प्लस एक्स, ये आपका ऑपरेटर है। ठीक है, यदि मैं इसका एडजॉइंट लिखो दूं, इस वाले का एडजॉइंट का मतलब हो गया कि इस ओवरऑल का एडजॉइंट मतलब d बाई डी एक्स प्लस एक्स माइनस d बाई डी एक्स प्लस एक्स, उसका क्या हो जाएगा एडजॉइंट। ओवरऑल का क्या हो गया यहां पर एडजॉइंट। ठीक है, और एडजॉइंट लग गया साहब। अब एडजॉइंट को सोल्व करना आपको आना चाहिए। इसको मैं किस तरीके से ट्रीट करूंगा, माना इसको मैंने ए और बी मान लिया, ये ए है ये बी है, तो जब इसका ए और बी है तो इसका जब एडजॉइंट सोल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा, बी पहले आ जाएगा ए बाद में आ जाएगा। समझ में आ रही है बात? ए बी का मल्टीप्लाई है तो बी ए के फॉर्मेट में निकलेगा, मतलब ये किस फॉर्मेट निकलेगा माइनस डी बाई डी एक्स प्लस एक्स का एडजॉइंट, फिर क्या हो जाएगा आपका डी बाई डी एक्स प्लस एक्स का एडजॉइंट। इस फॉर्मेट में निकल के आएगा ये आपके सामने, बिल्कुल। अब इसका फिर मैं ओपन करता हूं, इसको ओपन करूंगा तो क्या हो जाएगा माइनस डी बाई डी एक्स का एडजॉइंट प्लस एक्स का एडजॉइंट। नेक्स्ट क्या है आपका डी बाई डी एक्स का एडजॉइंट और प्लस एक्स का एडजॉइंट। यही होता है, एक्स का मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर
ये का ये रिजल्टेंट में निकल के आ जाएगा। लेकिन डी बाई डी एक्स का निकालता हूं तो क्या आता है, माइनस डी बाई डी एक्स, और माइनस डी बाई डी एक्स का निकालता हूं तो डी बाई डी एक्स। तो माइनस डी बाई डी एक्स का निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स, प्लस इसका क्या आ जाएगा आपका एक्स, क्योंकि मल्टीप्लाई है, ये निकल के आ गया इस वाले का रिजल्टेंट। इस वाले को सोल्व करो, डी बाई डी एक्स का एडजॉइंट क्या निकलेगा, एंटी एडिशन के रूप में माइनस डी बाई डी एक्स प्लस एक्स मल्टीप्लाई का है, एडजॉइंट निकालेगा एक्स। ये आपका निकल के आ गया। तो ध्यान से देखो, यहां पर क्या था आपका, ये एक्सप्रेशन था, देखिए आप यहां पर ये था आपका, और रिजल्टेंट भी आपका यही निकल के आ रहा है। देखो आप आराम से देखिए, क्रॉस चेक कीजिए, मैच कीजिए, आप वही आपको रिजल्टेंट मिल रहा है यहां पर। इसका मतलब गिवन ऑपरेटर इज द हर्मिशियन ऑपरेटर। गिवन ऑपरेटर क्या है आपका, हर्मिशियन ऑपरेटर है। क्या यहां तक मेरी बात आपको समझ में आ गई कि किस प्रकार से हमने इसको सोल्व किया। मैंने कहा ये ऑपरेटर एक की तरह ट्रीट करूंगा, एडजॉइंट लगाऊंगा तो हर्मिशियन आप चेक कर सकते हैं। आपको ये करना आता है, मैंने एडजॉइंट लगा करके, डेजर लगा करके आपको बताया कि कैसे डेगर लगा करके आप इसको सोल्व करते हैं। तो ये क्या आ गया, माइनस डी बाई डी एक्स, तो डी बाई डी एक्स बन गया प्लस एक्स के साथ, क्योंकि मल्टीप्लाई है, ये एडजॉइंट यही होता है। और डी बाई डी एक्स का एडजॉइंट क्या होता है, माइनस डी बाई डी एक्स। मैंने आपको 13 यहाँ पर सोल्व करके बताया, तो उस वक्त वीडियो में आप जाके देखेंगे, वो आपको मिल जाएगा। आपको मैं ये लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, इस वाली वीडियो में। तो आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि जो ऑपरेटर गिवन है वो आपका क्या है, कौन से नेचर का है, हर्मिशियन ऑपरेटर के नेचर का है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो इसका ऑप्शन 2 क्या था, ए क्या था आपका, करेक्ट था यहाँ पर। क्लियर है, ये क्वेश्चन थे, बहुत इजी थे, अप्रोच लगाना आना चाहिए था। एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा हमने किस प्रकार से सोल्व किया आप लोगों के सामने। ठीक है, अब मैं डिस्कस करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही इजीली ट्रिकली हम 2 सेकंड में इसको सोल्व करेंगे। और ये सवाल कैसे भी आ जाए, आपको डिजनरेसी यदि पूछे तो आप कैसे सोल्व करना वो आपको बता देता हूं। आपको पूछा था डिजनरेसी ऑफ 3D सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर विद एनर्जी इक्वल टू 11/2 h न्यू इज। आपको इस एनर्जी के लिए डिजनरेसी कैलकुलेट करनी है। तो क्या होगी डिजनरेसी, आपको ऑप्शन 12, 21, 15 और 13 ऑप्शन ABCD के फॉर्मेट में गिवन था। तो देखिए, मैं आपको 1 सेकंड में इसको सोल्व करता हूं, समझिएगा। क्या पूछा है आपको, 3D SHO की बात कर रहा है। 3D SHO में हमेशा एक कंसेप्ट लगाना है आपको। एनर्जी कितनी गिवन है आपको 3D SHO की, 11/2 h न्यू। 11/2 h न्यू है ना, तो भैया इस h न्यू को हटा दो, आगे का जो बचा है ना उसको आप पकड़ लो। पकड़ लिए साहब, अब आगे वाली वैल्यू को देखो कितना है, 11/2। 11/2 का मतलब कितना आ गया आपका, 5.5 आ गया, 5.5 आ गया। तो इसका भी राउंड ऑफ और इधर वाले का भी राउंड ऑफ, एक कम राउंड ऑफ एक ज्यादा राउंड ऑफ। तो इधर का राउंड ऑफ 5, इधर का राउंड ऑफ 6। कितना है, इधर का राउंड ऑफ 5, इधर का राउंड ऑफ 6। तो आपको क्या करना है, 5 × 6 डिवाइडेड बाई 2 करना है। तो 30 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 15। ये आपकी क्या हो गई, डिजनरेसी कैलकुलेट करने का कंसेप्ट हो गया। 3D SHO के अंदर आपको एनर्जी गिवन है, तो h न्यू के आगे जो भी डाटा होगा हमेशा इसे मिलेगा आपको। ये मिल सकता है आपको 13/2, आपको मिल जाएगा 19/2, 21/2, ठीक है, 27/2। तो आपको कुछ निकालना, हमेशा वो पॉइंट वाले फॉर्मेट में आएगा। पॉइंट वाले फॉर्मेट में आएगा तो उससे एक राउंड ऑफ इधर, एक राउंड ऑफ ज्यादा करो, उसका मल्टीप्लाई करके 2 से हमेशा डिवाइड कर दो। जो भी डाटा आएगा वो आपका क्या कहलाएगा, डिजनरेसी ऑफ द, उस स्टेट की क्या कहलाएगी, डिजनरेसी कहलाएगी। तो 11/2 h न्यू वाली एनर्जी के लिए क्या निकल के आपकी डिजनरेसी 15 निकल के आई है। ये कंसेप्ट मैंने आपको वहां भी समझाया था, मैं थ्योरेटिकली 3D SHO के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। यहां भी मैं आपको फिर बता रहा हूं कि किस प्रकार से सोल्व करना था। तो 1 सेकंड में आंसर निकल के आ गया, इसका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है मेरी यहां तक बात आपको। तो ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने डिस्कस किया गया था। ठीक है, इसको इस प्रकार से सोल्व करना बहुत इजी था। ये नहीं कि 3D SHO तो कुछ जादू होगा, जादू वादू कुछ नहीं है, सिंपल एक कंसेप्ट समझो, उसको अप्लाई करना देख लो। बस h न्यू को हटा करके जो आगे कांस्टेंट है उस कांस्टेंट का आप लेकर के निकालोगे तो रेशियो आएगा आपके दशमलव में, और पॉइंट में जो आ रहा है उसका राउंड ऑफ लेकर के 2 से डिवाइड करो, आपकी डिजनरेसी फाइंड आउट हो जाएगी। तो क्वेश्चन 3 का आंसर ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी इज द
करेक्ट आंसर 15 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए ये तो बात हो गई आपकी क्वेश्चन नंबर 3 की। अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 था आपके सामने यहाँ पर, जिसमें एक्चुअली बेसिक क्वेश्चन था, बहुत बेसिक क्वेश्चन था और बहुत स्टूडेंट ने उसको रॉन्ग किया था। सिंपली उसमें क्या था उसको आप समझ लीजिएगा। उसमें था, आपसे पूछा था टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। क्या पूछी थी आपको? टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। आपको 4 फॉर्मेट दिए गए थे। टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन आपसे पूछी है तो उसका मैं आपको कुछ नहीं था, सिंपल याद रखने का है वो क्वेश्चन। उसमें क्या था? एस आई आई इज इक्वल टू आयोटा एच अपॉन 2 पाई, ठीक है, डी बाई डी टी, क्योंकि टाइम डिपेंडेंट है तो डी बाई डी टी और यहां पे आ जाएगा साइन आई। ये इसका करेक्ट एक्सप्रेशन था, ना कि माइनस वाला। बहुत स्टूडेंट ने इसका बहुत गलत आंसर दिया था, बहुत ज्यादा गलत आंसर था, इसलिए मैंने ये डिस्कस किया था क्योंकि ये क्वेश्चन आपको सेक्शन बी में पूछ सकता है, गेट में भी पूछ सकता है। तो डायरेक्ट याद होना चाहिए आपको कि एस आई आई बराबर आयोटा एच अपॉन 2 पाई डी बाई डी टी साइन आई, ये इसका करेक्ट एक्सप्रेशन होता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है जो आपसे पूछा था। इसका ऑप्शन नंबर डी आपका क्या था यहाँ पर करेक्ट आंसर था। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने ये था जो मैंने आपके यहाँ पर डिस्कस कर दिया। केवल डायरेक्ट याद रखने का है कि क्या एक्सप्रेशन होता है, कभी भी पूछ सकता है उठाकर आपको, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर रिकॉल करवाया है कि आपको ये याद होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की और लास्ट क्वेश्चन आपकी जो क्विज का लास्ट रिमेनिंग क्वेश्चन रह गया था, ठीक है, वो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 था करेक्ट प्लॉट रिप्रेजेंटेड ऑफ थर्ड एक्साइटेड स्टेट वेव फंक्शन ऑफ 1D SHO। 1D SHO के लिए थर्ड एक्साइटेड स्टेट का करेक्ट प्लॉट कौन सा होगा वो आपको पता करना था। तो पहली बात, एक बेसिक चीज होती है, एसएचओ की बात कर रहा हूं तो एसएचओ में 1D बॉक्स के लिए आपको पता है जब नोड की कैलकुलेशन करते हैं तो नोड किसके इक्वल होती है? एन के। मतलब जितना नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा उतना ही नंबर ऑफ आपका क्या होगा? नोड्स होगा। तो नोड के हिसाब से देखें तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहा है, इसका मतलब N3, इसका मतलब 3 नोड वाला होना चाहिए। इन ऑप्शंस के हिसाब से कोई ऐसा ऑप्शन कट रहा है क्या? तो देखिए, 1 नोड 2 नोड 3 नोड, 1 नोड 2 नोड 3 नोड, 1 2 3 1 2 और 3। इसका मतलब नोड वाले कंसेप्ट से तो ये आप कैंसिल नहीं कर सकते, वरना आपका क्वेश्चन कई बार नोड वाले कंसेप्ट से भी कैंसिल हो जाएंगे। कुछ ऑप्शन पता होना चाहिए किस प्रकार से ऑप्शन काटते हुए सोल्व करते हैं। नेक्स्ट में बात करता हूं, हम अब एक्सप्रेशन की तरफ मूव करते हैं। तो एसएचओ में जब बात करता हूं तो उसको ध्यान से समझिएगा एक चीज। आप एसएचओ की जो बात करते हैं हम, तो एसएचओ में पता है आपको जब n इज इक्वल टू 0, मतलब मैं बात कर रहा हूं ग्राउंड स्टेट की, तो ग्राउंड स्टेट की जब मैं बात कर रहा हूं तो एसएचओ के ग्राउंड स्टेट का जो ग्राफ आता है उसमें जो मैक्सिमा आता है वो 0 पे आता है। तो आपका जो प्लॉट आता है वो कुछ इस प्रकार से आता है। इस प्रकार से प्लॉट आता है, इस प्रकार से आता है। और इसका जो वैल्यू आता है ना वो आपका होता है बीटा बाई पाई 1/2। ये यहां पर इसका वैल्यू होता है मैक्सिमम का, और ये 0 पे आता है। एक्स यहां पर ये क्या है? 0। तो ग्राउंड स्टेट के लिए ये यहां पे आता है। चलिए अब मैं बात करता हूं n इज इक्वल टू 1 के लिए। इसका मतलब हो गया आपका ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात करूं तो जब ये एक बार ऊपर से आया तो अगला कहां से आएगा? नीचे से आएगा। अगला कहां से आएगा? नीचे से आएगा। नीचे से आएगा तो मतलब ये आपका इस प्रकार से आएगा। और आपको पता है कितनी नोड आनी चाहिए? n बराबर 1 के लिए 1 नोड आनी चाहिए। तो देखिए यहां पर आपको एक नोड भी मिल रही है और आपको ये दो आपको यहां पर मैक्सिमा मिल रहे हैं। आपको एक मैक्सिमा एक मिनिमा मिल रहा है। आपको ये मैक्सिमा और मिनिमा, आपको पता है एक मैक्सिमा और एक मिनिमा के बीच में हमेशा क्या होती है? एक नोड होती है। तो ये मैक्सिमा मिनिमा के बीच में यहां पर आपको नोड मिल रही है। आपको ये चीज पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट चीज, इसके बाद मैं बात करता हूं n इज इक्वल टू 2 के लिए। n इज इक्वल 2 का मतलब हो गया आपका सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब ये ऊपर से था, ये नीचे से आया। ये नीचे से आएगा फिर क्या आएगा आपका? ऊपर से आएगा। ऊपर से आएगा उसको मतलब समझो आप,
ये आपका कौन सा हो गया, आपका सेकंड एक्सटेंड के लिए n बराबर 2 है, मतलब नोड भी कितनी होगी, 2 होगी। इसका मतलब एक नोड ये भी, एक नोड ये भी। क्लियर है आपका यहां तक मेरी बात? तो नोड में मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा, क्लियर है? इसके बीच में आपकी नोड आ रही है। ये हो गया n बराबर 2 के लिए। अब मैं बात करता हूं n बराबर 3 के लिए। देखिएगा ध्यान से देखिए, n बराबर में 3 की बात करता हूं। n बराबर 3 का मतलब हो गया थर्ड एक्साइटेड स्टेट। थर्ड एक्साइटेड स्टेट की बात करता हूं। देखो ऊपर से आया, देन नीचे से गया ऊपर, फिर ऊपर से आया, फिर आपका कहां से आएगा, नीचे से जाएगा ग्राफ। कहां से आएगा आपका, नीचे से जाएगा। तो देखिए ये नीचे से जाएगा, कैसे जाएगा आपका, ठीक है। अब देखो ये यहां से जाने के बाद में ये थोड़ा इसको ध्यान दीजिएगा, किस प्रकार से जाएगा, ये यहां जाएगा, इसके बाद में ये जाएगा आपका यहां पर। समझ में आ रही मेरी बात? नीचे से आएगा, देन ये क्यों, क्योंकि कितनी नोड आएगी, 3। तो देखियो 1 नोड, 2 नोड और 3 नोड। समझ आ रहा है एक्सप्रेशन आपका? इसका मतलब n बराबर 3 स्टेट के लिए थर्ड एक्साइटेड स्टेट का ये ग्राफ होना चाहिए। ये ग्राफ किसके अंदर है, वो आपका करेक्ट एक्सप्रेशन है। अब आप ऑप्शन चेक कर लीजिए, ये 0, 1, 2 और 3। तो आप देखेंगे इसमें प्लॉट ऊपर से है, ये आपका गया कैंसिल आउट, ठीक है। ये भी प्लॉट आपके नीचे से, लेकिन एक्सप्रेशन किस प्रकार से होना चाहिए मैंने आपको बताया है। तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा, क्रॉस, ठीक है। सेकंड चीज, यहां देखिए और यहां देखिए आप, यहां देखिए और यहां देखिए आप, इसमें ऊपर से आ रहा है वो भी कैंसिल हो गया, यहां नीचे से आ रहा है, ये आपका आंसर हो गया सही, ये आंसर हो गया आपका सही। अब मैं आपको एक शानदार ट्रिक बता देता हूं। ये तो हो गया सोल्व करने का तरीका। अब देखो आप, यहां आप इसमें लगाओ प्लेन, ग्रुप थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या लगाओ, प्लेन। और प्लेन लगाओगे तो इधर का और इधर का आपको इक्वल दिखेगा, इधर का और इधर का आपको क्या दिखेगा, इक्वल दिखेगा। तो देखिए यदि मैं प्लेन लगाता हूं तो इधर उधर का सेम दिख रहा है। यहां पर मैं प्लेन लगा रहा हूं तो आप देखिए ये चीज ऊपर जा रही है तो ये इधर जा रही है, ठीक है। इधर देखो प्लेन लगाया तो देखो आपको ये चीज और ये पोर्शन इक्वल दिख रहा है। फिर इधर प्लेन लगाया तो देखिए आपको मिरर इमेज दिखता है। क्लियर आ रहा है ना? सेम वही चीज देखो आप यहां लगा रहे हो तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, डिफरेंट है, बहुत ज्यादा डिफरेंट है। यहां देखो डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है यहां पर। लेकिन यहां देखो आपको सिमेट्रिक मिलेगा, आपको बहुत ज्यादा शानदार दिख रहा है। देखो प्लेन लगाओ यहां पर, ये ऊपर ही नीचे, ये ऊपर ही नीचे। बोलिए क्या मेरी बात यहां तक समझ में आ गई आपको? तो इससे भी आप इसको ऑप्शन काट के निकाल सकते थे और फुल एक्सप्रेशन आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार 1D SHO के अंदर फाइंड आउट करते हैं। तो आपको ग्राफ के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। थर्ड एक्साइटेड स्टेट के लिए 1D बॉक्स का वेव फंक्शन किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं। तो ये इसका एक्सप्रेशन है जो किस प्रकार से हमने फाइंड आउट किया, मैंने आपको बता दिया। ग्राउंड स्टेट का ये होता है क्योंकि हमको पता है, हमने ये निकाला है, फाइंड आउट किया है, मैक्सिमम 0 पे आता है। कितना वैल्यू होता है उसका, बीटा बाई पाई का होल 1/2। तो ये इसका होता है। उसके बाद फिर ये सेकंड का नीचे से आएगा, फिर ऊपर से, फिर सेकंड का, ये अल्टरनेट चलते हैं, आप लोगों को पता है। यहां तक हमने क्वांटम के डिस्कस किए टोटल क्वेश्चन, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस कर लिए थे, अब यहां पर डिस्कस हो गया। तो आपके 10 क्वेश्चन यहां पर आपके सामने डिस्कस कर लिए हैं। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो आपकी क्विज होगी उसके अकॉर्डिंग या फिर आपके नए टॉपिक के साथ में हम डिस्कस करेंगे आपकी फिजिकल केमिस्ट्री की क्वेश्चन। तो लगातार बनिएगा। जो भी नया स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक जरूर करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि कौन सा क्वेश्चन आप में डाउट में है और क्या क्वेश्चन आपके समझ में आ गया है। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू।